आज हमने टॉपिक लिया है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ज्योग्राफी का यह टॉपिक है क्लास 6 का सीबीएसई का। तो मेजर जो सीज़न जो इंडिया में देखे जाते हैं तो वो है विंटर। तो विंटर को ही कोल्ड वेदर कह सकते हैं। तो एक्चुअली ये दिसंबर से फरवरी में जनरली इंडिया में देखा जाता है। फिर उसके बाद आता है समर। समर को ही हम हॉट वेदर कहते हैं, जो तकरीबन मार्च से मई के महीने में हम ऑब्जर्व करते हैं। और रेनी सीज़न की बात करें तो इसको ही हम साउथ वेस्ट मानसून ऐसे कहते हैं। वो जून से सितंबर में इंडिया में आता है। और अगर ऑटम की बात करें, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, या उसको ही हम नॉर्थ ईस्ट ये कहते हैं, मान लीजिए विंड्स, तो एक्चुअली वो क्या है, वो आता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में इंडिया में। अगर हम विंटर की बात करें तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये हमारा अर्थ है, तो अगर मान लीजिए यहाँ कहीं तो मान लीजिए सन है, तो अगर सन की अगर रेत परपेंडिकुलर यहाँ पड़ती है अर्थ के ऊपर, तो अगर जहाँ जहाँ परपेंडिकुलर पड़ेगी तो वहाँ क्या हो जाएगा कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाएगी। अगर उसके मुकाबले में मान लीजिए अगर आपकी ये अर्थ है और मान लीजिए यहाँ सन है और ये जो आपके जो रेज है वो एग्जैक्टली किसी एंगल पे पड़ रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से एक्चुअली जो रेज है वो इतनी गर्मी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया रहेगा वो आपको कैसा ऑब्जर्व होगा, तो अराउंड कोल्डर ऑब्जर्व होगा। तो जो विंटर सीज़न होता है तो उधर जो सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं पड़ती है उस रीजन में, तो उसकी वजह से क्या रहता है, वहाँ का एक्चुअली टेम्परेचर लो रहता है। अगर हम समर की बात करें तो समर में क्या होता है कि समर में जो रेज होती है वो लगभग परपेंडिकुलर आती है उस रीजन में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर रीजन है तो वहाँ क्या है, ज़्यादा हीट महसूस होती है, ऑब्जर्व की जाती है। अगर हम रेनी सीज़न की बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में जो मेजरली रेनी सीज़न आता है वो किसकी वजह से आता है। अगर मान लीजिए ये इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, तो यहाँ से आपको देखेंगे कि एक्चुअली जो अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी से आपको क्या मिलेंगे, तो आपको विंड मिलेगी। इवन आपको इस साइड से भी क्या है, बे ऑफ बंगाल से भी आपको विंड्स मिलेगी, ट्रेड विंड्स मिलेगी। तो विंड ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, दे कैरी मॉइस्चर। तो एक्चुअली वो क्या करते हैं कि एक्चुअली जब वो लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो मॉइस्चर कैरी करते हैं अरेबियन सी से एंड बे ऑफ बंगाल से। तो यानी कि ये जब विंड जब कूल डाउन होती है या किसी हिली एरिया में आती है तो एक्चुअली क्या करती है, तो रेन करती है। तो इसकी वजह से इंडिया में मेजरली रेन आता है। अगर हम रिट्रीटिंग मानसून की बात करें तो रिट्रीटिंग मानसून आपको कहाँ मिलेगा ऑब्जर्व, तो ये आपको ऑब्जर्व मिलेगा तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, और वो भी तकरीबन कभी मिलेगा, अक्टूबर नवंबर में आपको ऑब्जर्व करते हुए मिलेगा। अगर हम रिट्रीटिंग मानसून की बात करते हैं तो विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल ड्यू टू दिस रीजन। रिट्रीटिंग मानसून की वजह से तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का एक्चुअली सदर्न रीजन है, तो आपको ये बारिश मिलेगी। एंड अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर एवरेज अगर हम कंडीशन लेते हैं वेदर का, तो एवरेज वेदर कंडीशन, तो उसका जो एवरेज है वो अराउंड कितना है, 30 ईयर्स का है। तो उस जो भी एवरेज हमने लिया है वेदर का, तो इसको ही क्या कहते हैं, तो इसको ही क्लाइमेट ऐसे कहते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द मानसून, तो मानसून क्या है, एक्चुअली मानसून एक अरेबिक वर्ड है, जब वो मौसम से ये वो डिराइव हुआ है। तो मौसम का मतलब है सीज़न। तो इंडियन एग्रीकल्चर एक्चुअली मेजरली किस पे डिपेंड है, तो मानसून रेन पे डिपेंड होती है। और एक्चुअली इंडिया में क्या होता है कि अलग अलग लोकेशन के टोपोग्राफी के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग बारिश होती है, तो अलग अलग मानसून ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। तो मानसून किस पे डिपेंड होता है, तो लोकेशन क्या है उसका अल्टीट्यूड क्या है। लोकेशन हम उसको लैटिट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो जितना आप इक्वेटर से दूर रहेगा तो आपका क्या रहेगा, तो बारिश होने का चांसेस कम रहेगा। फिर अल्टीट्यूड है, फिर डिस्टेंस है, फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, फिर सी रिलीफ है, या आपका जोग्राफिकल रिलीफ है, यानी कि जो भी आपका लोकेशन है। नेचुरल वेजिटेशन का डेफिनेशन क्या है, द ग्रासेस, श्रब एंड ट्रीज विच ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प ऑफ फ्रॉम ह्यूमन बींग। अगर मान लीजिए कोई भी अगर मान लो ह्यूमन बींग है और उसका कोई भी इंटरफेरेंस जिस भी एरिया में नहीं है, तो उधर मान लीजिए अगर छोटे छोटे ग्रासेस आ गए, श्रब है, या इवन ट्रीज है, छोटे ट्रीज है, बड़े ट्रीज है, तो जो भी कुछ आपको दिख रहा है उस एरिया में, तो उसको ही क्या कहते हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो स्मॉल प्लांट जनरली एक्चुअली बुशेस के केस में आते हैं, एंड बड़े प्लांट को तो हम ट्री कहते हैं। एंड जो श्रब होते हैं, तो श्रब के भी प्रकार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैक्टस है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये श्रब कैटेगरी में आएंगे। तो एक्चुअली नेचुरल वेजिटेशन किस पे डिपेंड रहेगा, तो नेचुरल वेजिटेशन जनरली डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल क्या है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा रेनफॉल रहेगा तो आपको अलग वेजिटेशन मिलेगा,
अगर मान लीजिए आपको कम रेनफॉल है तो आपको अलग ये मिलेगा उसका वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन। वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी? आपको क्यों लगता है कि भाई फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट? देखो एक्चुअली क्या करते हैं, फॉरेस्ट परफॉर्म वेरियस फंक्शन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो उनकी रूट होती है फॉरेस्ट की, जो ट्रीज की, तो वो क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करते हैं, सॉइल कंट्रोल सॉइल इरोजन करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, और फिर वो प्रोवाइड करते हैं टिम्बर यानी लकड़ी प्रोवाइड करते हैं फर्नीचर के लिए, फ्यूल वुड के लिए, फॉडर के लिए, मेडिसिनल प्लांट के लिए, और हर्ब, उससे हमें हर्ब्स भी मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, हर्ब जैसे लैक मिलता है, हनी मिलता है, गम मिलता है, हाँ। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी मिलते हैं, कुछ आप हाउस होल्ड में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। और एक्चुअली मेजरली क्या है कि नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, तो एक्चुअली फॉरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ ये एग्जिस्ट करेगी। अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ क्या है, तो जो वाइल्ड लाइफ है तो उसका मेजरली घर कहाँ है, तो फॉरेस्ट में ही है। तो होम टू वैरायटी ऑफ स्पीसीज, तो उसमें कौन कौन सी स्पीसीज आती है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, मैमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट है, वॉर्म्स है। तो ये आपको अलग अलग प्रकार के वाइल्ड लाइफ आपको अलग अलग फॉरेस्ट में मिलेंगे। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है। तो अगर हम गिर फॉरेस्ट की बात करते हैं जो गुजरात में है, वहाँ हमें एशियाटिक लायंस मिलेंगे। अगर हम आसाम की बात करेंगे तो आसाम में हमें जनरली मेजोरिटी केसेस में क्या मिलेंगे, वन हॉर्न राइनोज मिलेंगे। अगर हम एलिफेंट की बात करते हैं तो एलिफेंट हमें केरला, कर्नाटका ये रीजन में मेजरली ज़्यादा मिलेंगे। अगर हम कैमल की बात करें तो कैमल हमें मिलेगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको ये हम थार डेजर्ट कहते हैं। इवन वाइल्ड एसेस यानी कि जो वाइल्ड डोंकी है तो आपको कहाँ मिलेगा, तो रन ऑफ कच्छ में मिलेगा। अगर हम पीकॉक की बात करें तो पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, तो आपको बहुत जगह पे आपको पीकॉक मिलेगा। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ मेनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप। एक्चुअली जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत सारी ज़रूरत है। इसकी वजह से क्या हो गया कि इंडिया में बहुत जगह पे नेशनल पार्क्स ओपन किए गए हैं, सेंचुरीज ओपन किए गई है, इवन बायोस्फीयर ओपन किए गए हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व भी ओपन किए हैं। बहुत जगह पे आपने देखा रहेगा जू भी ओपन किया है। तो ये क्या है कि एक्चुअली ये सब इनिशिएटिव है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कि टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ अगर अच्छे से जिंदा रहेगी तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम अच्छे से डेवलप रहेगा, और उसकी वजह से जो भी हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो सही से काम करेगा और अपना अपना फंक्शनिंग करता रहेगा। अगर हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट ऐसे प्रोजेक्ट एक्चुअली इनिशिएट किए हैं, जिसकी वजह से ये जो स्पीसीज है टाइगर, एलिफेंट, इनका क्या करे, प्रोटेक्ट करके उनका कंजर्वेशन अच्छे से कर पाए। तो इसके लिए एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसमें एक्चुअली बहुत बड़ा योगदान स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। तो इंडिया की अगर हम क्लाइमेटिक की बात करें तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो दो सब टाइप में डिवाइड होता है। मेजरली एक्चुअली वो डिवाइड हो जाएगा ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, और दूसरा है ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट। तो दो इंडिया में दो क्लाइमेट ऑब्जर्व किए जाएंगे। वो फर्स्ट है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट एंड सेकंड वन इज ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट। यानी कि जब बारिश होती है तो बारिश का मान लीजिए 4 महीने का लगभग पीरियड, और उसके बाद क्या होता है कि जो भी 8 महीने का पीरियड है जब बारिश नहीं होती है तो वो तब क्या होता है, ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट होता है। अगर रिट्रीटिंग मानसून की बात करें तो रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, अगर मान लीजिए ये इंडिया का मैप है तो ये रीजन है, तो यहाँ से क्या करती है, यहाँ से एक्चुअली जो ट्रेड विंड्स है वो वापस जाना चालू करती है नीचे के साइड। यानी कि यहाँ नीचे की साइड जब चालू करेगी, या मान लीजिए अरेबियन सी की तरफ जाने की चालू करेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो रिट्रीटिंग मानसून आ जाएगा। और ये जब ट्रैवल करते रहेंगे तो ये ट्रैवल करते करते बे ऑफ बंगाल से भी जाएंगे ऊपर, तो उसके ऊपर से जब ट्रैवल करेंगे तो मॉइस्चर कैरी करेंगे, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो तमिलनाडु एंड जो सदर्न रीजन है आंध्र प्रदेश का, तो वहाँ बारिश करेंगे अक्टूबर या नवंबर के महीने में। तो एक्चुअली लू क्या है, मान लीजिए अगर समर का सीज़न है तो नॉर्थ ईस्ट साइड में यानी कि दिल्ली हरियाणा के साइड में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, हॉट ड्राई विंड्स ऑब्जर्व करेंगे। उसमें क्या है, बहुत सारी डस्ट है, तो इसको ही क्या कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया के साइड में लू कहा जाता है, हॉट एंड ड्राई विंड्स को, जो बहुत सारी डस्ट लेके आते हैं राजस्थान एरिया से या राजस्थान डेजर्ट का जो भी एरिया है वहाँ से। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का क्लाइमेट है उसको मानसून टाइप भी कह सकते हैं हम। मेजरली एक्चुअली मानसून है, तो मानसून की वजह से उसमें सब कैटेगरी आ गई है। डिफॉरेस्टेशन का टर्म क्या है, जब भी हम पेड़ों को काटते हैं
तो पेड़ों को काटते हैं या फॉरेस्ट को काटते हैं, तो इस टर्म को ही क्या कहते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन ऐसे कहते हैं। और फॉरेस्टेशन टर्म क्या है, जब भी हम कोई नया पेड़ लगाते हैं या फॉरेस्ट एक साथ बहुत सारे पेड़ एक साथ लगाते हैं और फॉरेस्ट ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो इसको ही क्या कहते हैं, अफॉरेस्टेशन ऐसे कहते हैं। तो अगर मान लीजिए अभी ये नीचे क्या सब टाइप किया है, एनुअल रेनफॉल जितना है, तो उसकी वजह से आपको उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा वेजिटेशन यानी कि कौन से फॉरेस्ट दिखेंगे। जैसे 200 सेंटीमीटर और अगर मोर अगर आपको बारिश मिलेगी तो उस रीजन में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। 100 to 200 सेंटीमीटर अगर बारिश रहेगी तो वहाँ आपको मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। 50 to 100 सेंटीमीटर अगर आपको बारिश मिलेगी तो वहाँ ड्रायर डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। 25 to 50 सेंटीमीटर तो अगर बारिश है तो वहाँ ड्राई थॉर्नी सेमी एरिड फॉरेस्ट मिलेंगे। एंड बिलो 25 सेंटीमीटर आपको डेजर्ट या एरिड वेजिटेशन मिलेगा। तो एक्चुअली डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है कि ऐसे फॉरेस्ट कि वो जनरली किस पे डिपेंड करते हैं, तो ये जनरली डिपेंड करते हैं मानसून वाटर पे या मानसून रेन पे। और मानसून में एक्चुअली वो आपको बहुत हरे भरे दिखेंगे, लेकिन जैसे मानसून चला जाएगा और वाटर की शॉर्टेज हो जाएंगी तो वो क्या करते हैं, दिस ट्री शेड ऑफ देयर लीव्स टू कंजर्व द वाटर। तो यानी कि क्या होता है, अपना मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए या जो भी उसमें अंदर जो भी पानी है उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, दे शेड ऑफ देयर लीव्स। तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। तो डेसिडियस फॉरेस्ट एक्चुअली जो फॉरेस्ट है तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। देखिए ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ अर्थ निकालूँ, ये मान लीजिए इक्वेटर है, तो इक्वेटर के 23.5 ऊपर नॉर्थ में एंड 23.5 साउथ में, ये इक्वेटर मान लीजिए 0 डिग्री का। तो यहाँ ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, तो इस पूरे एरिया को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है, एक्चुअली ट्रॉपिकल रीजन ये ट्रॉपिकल के ही रीजन है, लेकिन यहाँ क्या है कि जो ट्रॉपिक्स का जो भी टेम्परेचर है तो उससे यानी कि मान लीजिए 23.5 ऊपर से ऊपर थोड़ा सा मान लीजिए 25 या 30 तक, या इवन नीचे साउथ में भी 23.5 से ऊपर मान लीजिए 30 तक आपको क्या मिलेंगे, एक ऐसे रीजन मिलेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन कि जहाँ जो टेम्परेचर है वो ट्रॉपिकल रीजन से आपको कम मिलेगा, आप ऑब्जर्व करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन ऐसे कहते हैं। और ये जो रीजन है इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ एंड इक्वेटर से 23.5 साउथ, तो ये जो रीजन है इसको क्या कहते हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन ऐसे कहते हैं। अगर सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो उधर क्या है कि उधर एक्चुअली बहुत सारे सुंदरी ट्रीज मिलते हैं। तो सुंदरी ट्रीज की वजह से वो जो वन, उधर वन का मतलब क्या है, वन यानी हिंदी वाला वन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, यानी कि सुंदर यानी कि सुंदर ट्री से उसका नाम पड़ा है, तो इसको ही उसको सुंदरबन फॉरेस्ट ऐसे कहते हैं। तो वो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। अगर हम वेदर की बात करें, मान लीजिए आज का वेदर कैसा है, आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा रहेगा, तो ये शॉर्ट टर्म जो भी क्लाइमेट का जो भी प्रिडिक्शन रहता है तो उसको ही क्या कहते हैं, तो उसको ही हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं वेदर। तो ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म फेनोमेना होता है और डे टू डे चेंजेस जो भी होता है क्लाइमेट में, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, तो उसको ही हम वेदर ऐसे कहेंगे। तो अरेबियन जो सी होता है, अगर मान लीजिए ये अरेबियन सी अगर बात करें तो अरेबियन सी कहाँ है, यहाँ इस साइड है। तो यहाँ से जो भी विंड आएगी तो ये विंड क्या लेके आएगी, तो यहाँ से मानसून आएगा। और इवन जो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल से यानी कि इस साइड से भी क्या आएगा, जो ट्रेड विंड आएगी, तो यहाँ से भी एक्चुअली मानसून वो कैरी करेगी। तो जो अरेबियन सी है तो वो जो ट्रेड विंड जो ब्रांच मानसून लाती है, तो ये अरेबियन सी की ब्रांच का बारिश कराती है तो वेस्टर्न घाट में। अगर बे ऑफ बंगाल की अगर ब्रांच की बात करें मानसून की, तो ये जो ट्रेड विंड है, तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है इंडिया में, तो वहाँ बारिश करती है। तो अभी हम महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में हमें किसके साइड से बारिश मिलेगी, तो अरेबियन सी ट्रेड विंड की वजह से। अगर हम हाईएस्ट रेनफॉल की बात करें तो इंडिया में, तो मौसिनराम एक जगह है मेघालय में कि जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश पाई जाती है। उसके नीचे आता है चेरापूंजी, वो भी मेघालय में है, उधर भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है। तो एक्चुअली वहाँ का रिकॉर्ड है अभी तक 11871 मिलीमीटर रेन। अगर हम हाईएस्ट रेनफॉल की बात करें तो इंडिया में स्टेट्स है जैसे अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, कर्नाटका एंड केरला। तो एक्चुअली ये स्टेट है कि जहाँ एक्चुअली सबसे ज़्यादा आपको बारिश मिले ऑब्जर्व करेंगे। आप देख सकते हैं इस रीजन में मानसून रेन। तो जो भी मानसून देखिए साउथ वेस्ट
मान लीजिए ये इंडिया है, और इंडिया को मान लीजिए हमने ऐसे चार चार नॉर्थ, ये मान लीजिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, मान लीजिए नॉर्थ है। तो ये जो रीजन है यहाँ से एक्चुअली जो बारिश आता है तो इसको क्या है बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। और एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट मानसून कब आएगा, मान लीजिए अगर हम इंडिया को ऐसे ड्रॉ करें और वहाँ से एक्चुअली जो रिट्रीटिंग मानसून है तो इसको ही क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो ये बारिश कहाँ करेगा, आंध्र प्रदेश के सदर्न रीजन में एंड तमिलनाडु में। तो लैप्स रेट क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर राइज करने के बाद यानी कि जो सी लेवल है, सी लेवल से आप जितना भी ऊंचा जाएंगे, मान लीजिए 1 किलोमीटर ऊंचा गया सी लेवल से, तो टेम्परेचर कितना ड्रॉप डाउन हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैप्स रेट। तो लैप्स रेट की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर में ड्रॉप आ जाता है बिकॉज ऑफ द हाइट और अल्टीट्यूड। अगर ज्योग्राफी में कहीं आपको फ्लोरा लिखा हुआ मिलेगा तो फ्लोरा का मतलब है प्लांट। तो प्लांट उसमें ग्रासेस भी आएंगे, श्रब भी आएंगे, हर्ब भी आएंगे, ट्रीज आएंगे, बुशेस आएंगे, तो ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट। अगर फोना की बात करते तो फोना में क्या आएंगे, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, किसी भी प्रकार के एनिमल को फोना कहेंगे। फ्लोरा एंड फोना का अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब प्लांट की भी बात हो रही है एंड साइमल्टेनियसली एनिमल की भी बात की जा रही है। एंडेमिक क्या है, मान लीजिए एंडेमिक स्पीसी। तो एंडेमिक स्पीसी क्या होती है कि पर्टिकुलर स्पीसीज क्या होते हैं, कुछ प्लांट की स्पीसीज हो सकती है या किसी एनिमल की स्पीसीज हो सकती है, वो आपको किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही मिलती है, तो इसको कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो जो है रिलेटेड टू ओनली पर्टिकुलर एरिया, वो प्लांट की भी हो सकती है स्पीसीज या एनिमल की भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कांगारूज। कांगारूज आपको कहाँ मिलते हैं, कांगारूज सिर्फ आपको कहाँ मिलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल, नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है कि ऐसे फॉरेस्ट की जहाँ एक्चुअली बारिश क्या है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होता है, और जो भी वहाँ ट्रीज़ होते हैं वो ट्रीज़ क्या है कि वो डेंस कैनोपी बनाते हैं। उसके जो ट्रीज़ होते हैं वो लगभग 60 मीटर तक हाइट पे रहते हैं। ये ट्रीज़ आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट में, मेघालय में और अंडमान निकोबार में। जो ट्रीज़ की बात करें तो ट्रीज़ में उसमें आएंगे इबोनी है, रोजवुड है, महोगनी है, फिर रबर है। और इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है कि वहाँ हाई वैरायटीज आपको उधर फ्लोरा भी मिलेगा एंड फोना भी मिलेगा। अगर मान लीजिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि जो ट्रॉपिक रीजन में मिल जाएंगे, और डेसिडियस यानी कि जो पत्ते झड़ते हैं जिसके, तो इसको मानसून फॉरेस्ट ऐसे भी कहते हैं क्योंकि मानसून में आपको ये पूरे ग्रीन दिखेंगे। तो उसमें है फॉर एग्जांपल जो भी ट्रीज उसके पत्ते शेड करते हैं समर सीजन में, तो उसको डेसिडियस फॉरेस्ट ऐसे कहते हैं। और ट्रॉपिक रीजन में इसके लिए उसको हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ऐसे कर रहे हैं। यहाँ भी रेनफॉल का कितनी है, अराउंड 70 to 200 सेंटीमीटर है एनुअल। तो वहाँ आपको ये ऑब्जर्व हो गए। तो जो ट्रीज है तो उसमें ट्रीज आपको दिखेगी, ऑब्जर्व हो जाएगी, टीक है, साल है, बाम्बू है, सैंडलवुड है, शीशम है। और दूसरी ट्रीज है कुसुम है, अर्जुन है, खैर है, मलबेरी, पीपल, नीम। तो ये ट्रीज आपको कहाँ मिलेगी, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर जो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एरिया कवर्ड बाय अगर किसी फॉरेस्ट है तो वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अगर हम थॉर्नी बुशेस की बात करें, थॉर्नी बुशेस जैसे हम बोलेंगे तो हमें कि आंखों के सामने क्या आता है, तो कैक्टस आता है, राइट। तो जहाँ एक्चुअली बारिश का 25 सेंटीमीटर या तो उससे कम है तो वहाँ आपको थॉर्नी बुशेस मिलेंगे। तो वो जो रीजन है तो वहाँ आपको ट्रीज मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कैक्टस, कैनर, बबूल, कीकर, ये ट्रीज आपको मिलेंगे। इसके जो लीव्स होते हैं वो वैक्सी होते हैं कि सो दैट वो उसका पानी एवोपरेट ना करे। उसके जो लीव्स होते हैं वो थिक भी होते हैं, स्टेम भी उसके थिक होते हैं, पत्ते उसके अगर रहेंगे तो बहुत स्मॉल रहेंगे टू अवॉइड द एवोपरेशन, क्योंकि क्या होता है वहाँ एक्जैक्टली पानी कम होता है, उसके लिए वो ये सब एडेप्टेशन कर लेते हैं। माउंटेन वेजिटेशन क्या है, अगर मान लीजिए आप कहीं पहाड़ी एरिया में गए तो पहाड़ी एरिया में आपको जो भी आपको ट्रीज दिखते हैं या प्लांट दिखते हैं, श्रब दिखते हैं, हर्ब दिखते हैं, ग्रासेस दिखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, माउंटेन वेजिटेशन दिखते हैं, वो कहते हैं। तो ये जो माउंटेन वेजिटेशन होती है उसकी हाइट लगभग आपको यहाँ कहाँ ऑब्जर्व हो गए, जहाँ मिनिमम हाइट कहाँ है 1500 to 2500 मीटर्स। अगर मान लीजिए आपको कुछ अगर 2500 से ऊपर दिखेंगे तो उसको भी माउंटेन कहेंगे, लेकिन उसमें भी अलग अलग आपके नाम आते हैं। तो माउंटेन वेजिटेशन लगभग आपको 1500 से 2500 मीटर तक मिलेंगे। ये जो हाइट आती है हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, सी लेवल से। तो यहाँ के जो भी फॉरेस्ट होते हैं आपको कोनिकल शेप में उसके ट्रीज दिखेंगे, लाइक दिस। आपने जो क्रिसमस ट्री वगैरह जो होते हैं वो आपको ऐसे दिखेगा कोनिकल शेप में। तो इसका शेप कोनिकल होने के कारण इसको क्या कहते हैं, तो कोनिफरस ट्रीज ऐसे भी कहते हैं।
तो ये जो ट्रीज है, तो यहाँ जो ट्रीज आती है आपको मेजरली है तो वो आएगी पाइन है, चीर है, देवदार है, तो ये मेजरली आपको ट्रीज मिलेगी। तो यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, माउंटेनस रीजन होने के कारण यहाँ क्या होता है कि टेम्परेचर लो होता है, और यहाँ क्या हो सकता है, तो यहाँ बर्फबारी हो सकती है। तो इसके लिए क्या होता है कि उसकी वजह से वो कोनिकल शेप में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो स्नो है, तो वो स्नो या आइस है वो उधर जमा नहीं रहेगा। तो एक्चुअली ये क्या है, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। ये आप कभी भी एक बहुत कम बार आपने पत्ते झाड़ते हैं, ये शेड ऑफ करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द मैंग्रोव वेजिटेशन, तो आप कभी समुंदर किनारे अगर गए हैं तो समुंदर किनारे में एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ फ्रेश वाटर एंड मान लो ये सी है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है कि जहाँ आपको थोड़ा सी वाटर भी मिलेगा और थोड़ा सा सॉल्टी वाटर भी मिलेगा। तो यहाँ आपको ये मेजरली क्या दिखेंगे, तो मैंग्रोव वेजिटेशन दिखेंगे। तो एक्चुअली इसको ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं, ब्रैकिश। तो ब्रैकिश में क्या होता है कि उसमें जो सॉल्ट कंटेंट रहता है थोड़ा कम रहता है। तो उस रीजन में आपको क्या दिखता है, तो जनरली मैंग्रोव वेजिटेशन दिखता है। तो ये कोस्टल रीजन में आप जनरली देख सकते हैं। तो इसको ये ब्रैकिश वाटर में ग्रो करते हैं, जहाँ फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर का कन्वर्जेंस होता है। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं। इट रिड्यूसेस टाइड, जो मैंग्रोव जो वेजिटेशन होते हैं उसकी वजह से टाइड इरोजन कम हो जाता है, कोस्टल इरोजन कम हो जाता है। इवन सुनामी वगैरह भी आता है तो उसका भी इम्पैक्ट वो कम कर सकता है। और यहाँ जो एनिमल आपको दिखेंगे जैसे क्रोकोडाइल है, बंगाल टाइगर है, घड़ियाल है, तो यहाँ जो भी ट्रीज उगते हैं या जो भी एक्चुअली प्लांट उगते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हेलोफाइट ऐसे कहते हैं। हेलोफाइट यानी कि हेलो यानी कि सॉल्ट, फाइट यानी कि ट्री, यानी सॉल्टी प्लांट या सॉल्टी ट्रीज। तो एक ट्री सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज या प्लांट कह सकते हैं। उसके जो रूट्स होते हैं उसको न्यूमेटोफोर्स ऐसे भी कहते हैं। न्यूमेटोफोर का मतलब क्या है कि एक्चुअली इनके जो रूट्स होते हैं, तो रूट्स क्या होता है, मान लीजिए ये आपका प्लांट है, तो ये यहाँ नीचे ग्रो करने के बजाय क्या करते हैं, पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, और ये एक्चुअली एरियल ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो इसको ही क्या बोलते हैं, न्यूमेटो मीन्स एयर, और फोर यानी कि जिसमें पोर्स होते हैं, होल होते हैं। तो ये इनका रूट सिस्टम को न्यूमेटोफोर्स ऐसे कहते हैं। तो ये हेल्प करते हैं टू ब्रीद इन द वाटर लॉक्ड सॉइल। तो वहाँ एक्चुअली वो एरियली ब्रीदिंग करते हैं। तो जो मैंग्रोव वेजिटेशन है, तो अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में दिखेगा, उसके बाद गुजरात में, और उसके बाद अंडमान निकोबार में। इवन महाराष्ट्र में भी आपको दिखेगा, आंध्र प्रदेश में दिखेगा, इवन आपको उड़ीसा में भी दिखेगा, बट उसकी क्वांटिटी कंपेरेटिवली कम है। फिर अगर सुंदरबन जो ये है मैंग्रोव वेजिटेशन, तो दुनिया का वो सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव वेजिटेशन या एरिया है एट अ स्ट्रेच। यानी एक जगह पे अगर बहुत बड़ा अगर मैंग्रोव अगर वेजिटेशन कहीं दिखता है पूरी दुनिया में, तो वो सुंदरबन है। वो सुंदरबन, उसको सुंदरी ट्रीज के वजह से उसका नाम आया, क्योंकि वहाँ सुंदरी ट्रीज ग्रो होती है। और जो भी ट्रीज अभी क्या है कि जो भी ट्रीज 4000 मीटर और उससे भी ऊपर अगर ग्रो करती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको अल्पाइन वेजिटेशन ऐसे कहते हैं।